हेलो क्लास। तो लास्ट क्लास में हम वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ रहे थे। ठीक है, हमने वर्क टाइम एंड स्पीड वाले क्वेश्चन कर लिए थे, टाइम स्पीड डिस्टेंस वाले। उसके बाद हमने कुछ एरिया वाले क्वेश्चन भी करे थे। तो आज ये इस चैप्टर की लास्ट क्लास है। ठीक है, तो उससे पहले हमें एक टॉपिक और दो तीन टाइप की और रह गई है, उसके बाद ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। एक रह गया हमारे पास डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम का क्वेश्चन, और बाकी मिसलिनियस क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। तो डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम होता क्या है, सबसे पहले उस चीज़ को समझा देता हूँ, फिर इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करो ये क्या है, स्ट्रीम है। ठीक है, स्ट्रीम मतलब रिवर और समथिंग लाइक दैट। तो इसमें अब रिवर में तो पानी ही होगा। ठीक है, तो पानी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में बह रहा है, इसकी स्पीड हमने कितनी मान ली, y किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम मैंने y किलोमीटर पर आवर मान ली। अब इसमें मैंने क्या कंसीडर करी, एक बोट कंसीडर करी। क्या करी कंसीडर, एक बोट कंसीडर करी। इसको मैं ये एक बोट है, इस बोट की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है और इस बोट की जो स्पीड है, लेट स्पीड ऑफ बोट बी x किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस हो सकता है कि डायरेक्शन ऑफ बोट इज इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द वाटर, यानी कि जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम बह रही है उसी डायरेक्शन में बोट बह रही है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम बह रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बोट चल रही है। ठीक है, इफ डायरेक्शन ऑफ बोट एंड स्ट्रीम इज सेम। अब अगर डायरेक्शन जो है वो बोट और स्ट्रीम की कैसी हो जाए, सेम हो जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं, देन it is called as डाउनस्ट्रीम। तो उसे हम क्या बोलते हैं कि रिवर बोट कैसे ट्रैवल कर रही है, डाउनस्ट्रीम में ट्रैवल कर रही है। और क्योंकि डाउनस्ट्रीम में ट्रैवल कर रही है और बोट इज इन दैट सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द रिवर, देन द रिवर विल सपोर्ट द स्पीड ऑफ बोट। और अगर रिवर जो है वो बोट की स्पीड को सपोर्ट करेगी तो उस केस में स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ बोट कितनी हो जाएगी, स्पीड ऑफ रिवर प्लस स्पीड ऑफ बोट x किलोमीटर x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब एक केस हो सकता है कि एक बार तो हमने डायरेक्शन क्या मानी कि सेम मानी, तो हमने डाउनस्ट्रीम माना। ठीक है, इफ डायरेक्शन कैसी हो जाए, डायरेक्शन इज ऑपोजिट। अगर डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए मतलब रिवर तो जिस डायरेक्शन में बह रही है उसी डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, लेकिन इस बार बोट की डायरेक्शन चेंज हो गई और बोट ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करना शुरू कर दे। ठीक है, तो उस केस में इसे हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम। और अपस्ट्रीम के केस में स्पीड ऑफ बोट हो जाती है स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ रिवर किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसके बाद इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, इसे कॉपी करिए, फिर इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। अब अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है, रितु कैन रो डाउनस्ट्रीम 20 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर्स इन 2 आवर्स। ठीक है, रितु जो है वो डाउनस्ट्रीम यानी कि रिवर में डाउनस्ट्रीम विद द डायरेक्शन ऑफ द रिवर 20 किलोमीटर ट्रैवल कर सकती है 2 घंटों में। वहीं अगर वो अपस्ट्रीम ट्रैवल करती है तो वो सिर्फ 2 घंटों में 4 किलोमीटर ही ट्रैवल कर पाती है। तो ये बताओ कि व्हाट इज द फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द स्पीड ऑफ द करंट। अब यहाँ पर ये दो चीज़ें अलग अलग दिख रही होंगी। ठीक है, अब जब भी स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर पूछ रहा है मतलब वो आपसे क्या पूछ रहा है, स्पीड ऑफ बोट। और अगर स्पीड ऑफ करंट पूछ रहा है मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो दो चीज़ें हमें नहीं पता, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट स्पीड ऑफ बोट बी कितना, x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड
ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर। अब स्पीड ऑफ बोट हमने x किलोमीटर पर आवर मान ली, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमने y किलोमीटर पर आवर मान ली। सबसे पहला केस जो हमें सॉल्व करना है वो करना है हमें डाउन स्ट्रीम का केस। तो डाउन स्ट्रीम में क्या कह रहा है, तो डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर गिवन है, ठीक है। टाइम कितना है 2 आवर्स, और स्पीड कितनी हो जाएगी x प्लस वाई, यानी कि स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ रिवर, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं कि स्पीड किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। तो रखो व्हाट इज माय स्पीड x प्लस वाई, व्हाट इज माय डिस्टेंस, डिस्टेंस इज 20, टाइम इज 2, तो यानी कि इसे काट के मिलेगा 10, यानी कि x प्लस वाई किसके बराबर हो गया 10 की। ये मेरी कौन सी इक्वेशन हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। उसी तरह से अब मैं सेकेंड इक्वेशन पे आऊँगा, ठीक है। अब सेकेंड इक्वेशन है अपस्ट्रीम का। तो अपस्ट्रीम में क्या होता है, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 4 किलोमीटर्स, टाइम कितना है, टाइम हमारा 2 आवर्स, ठीक है। और अपस्ट्रीम के केस में मेरी स्पीड क्या होती है, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ रिवर, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला फिर से वही, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस स्पीड इज x माइनस वाई, डिस्टेंस इज 4 अपॉन 2, यानी कि 2, यानी कि सेकेंड इक्वेशन क्या हो गई, x माइनस वाई इक्वल टू 2। दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x और y, यानी कि स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। कॉपी करिए, फिर अगला करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है तो अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम पे ही बेस्ड, लेकिन करना बिल्कुल अलग तरीके से, ठीक है। तो उसने बोला अ बोट गोज 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। एक बोट जो है वो 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम का टोटल डिस्टेंस कवर करती है 8 आवर्स में, ठीक है। अब उसने बोला इट कैन गो 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन द सेम टाइम। और अगर वो 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाए और 32 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आए तो भी उसे सेम टाइम ही लगेगा। तो ये बताओ व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है। तो स्टार्टिंग का काम तो वही है कि भाई हमें नहीं पता कि बोट किसी स्पीड से ट्रैवल कर रही है अगर पानी रुका हुआ होता, मतलब स्पीड ऑफ बोट एंड दैट ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। तो पहला काम तो वही करना है, लेट स्पीड ऑफ बोट बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर। तो स्पीड ऑफ बोट मैंने x किलोमीटर पर आवर मान लिया, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमने y किलोमीटर पर आवर मान ली, ठीक है। अब फर्स्ट केस में वो क्या यूज कर रहा है, अपस्ट्रीम भी यूज कर रहा है और डाउन स्ट्रीम भी यूज कर रहा है। तो मुझे क्या दिक्कत कह रहा है वो, तो अगर मैं केस 1 को कंसीडर करूँ और थोड़ा सिंप्लीफाई करने लगूँ तो कह रहा है कि अगर मैं टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम, जितना टाइम मुझे उसे अपस्ट्रीम ट्रैवल करने में और जितना टाइम उसे डाउनस्ट्रीम ट्रैवल करने में लगा है, ठीक है, वो टोटल मिला के 8 आवर्स है, ठीक है। अब मुझे तो नहीं पता उसे अपस्ट्रीम में क्या टाइम लगा, मुझे नहीं पता उसे डाउनस्ट्रीम में क्या टाइम लगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा। सबसे पहले मैं अपस्ट्रीम का निकाल लेता हूँ, ठीक है। जो जो पता है वो रख लो। डिस्टेंस आपको पता है 12 किलोमीटर, स्पीड कितनी हो जाएगी x माइनस वाई, लेकिन इस केस में टाइम तो पता ही नहीं। टाइम हमें कंबाइंड टाइम पता है कि दोनों का मिला के 8 आवर्स है, लेकिन ये नहीं पता कि अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगा और डाउनस्ट्रीम में कितना लगा। तो हम मान लेते हैं कि अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगा, t1 टाइम लगा। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस इज 12, स्पीड इज x माइनस वाई, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे। अब अगर मैं डाउनस्ट्रीम को सॉल्व करूँ, डाउनस्ट्रीम को सॉल्व करूँ तो डिस्टेंस हमारा है 40 किलोमीटर और स्पीड हमारी है x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो टाइम कितना हो जाएगा, इसको मैं t2 नाम दे देता हूँ। तो टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड एंड डिस्टेंस इज 40 एंड स्पीड इज x प्लस वाई। अब मुझे क्या पता है, दोनों का टाइम मिलाकर t1 और t2 को मिलाकर 8 आवर्स होते हैं। व्हाट इज माय t1, 12 अपॉन x माइनस वाई, व्हाट इज माय t2,
40/x+y इक्वल्स टू 8। ये मेरी कौन सी इक्वेशन हो गई? फर्स्ट इक्वेशन हो गई। उसी तरह से मैं अब कौन सी इक्वेशन फॉर्म करूँगा? सेकेंड इक्वेशन। तो देखो सेकेंड इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे। अब सेकंड केस में क्या कहा कि अगर 16 किलोमीटर डाउन अपस्ट्रीम और 32 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ले तो सेम टाइम लगेगा, फिर से मुझे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का केस टाइम निकालना पड़ेगा। तो इसे मैं केस 2 नाम दे देता हूँ। तो केस 2 में सबसे पहले मैं अपस्ट्रीम को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपस्ट्रीम को जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो डिस्टेंस कितना है मेरा? डिस्टेंस इज 16 किलोमीटर्स, ठीक है। स्पीड इज x - y किलोमीटर पर आवर। टाइम निकालो, तो टाइम कितना आ जाएगा? 16/x - y। फिर किसका टाइम निकालूंगा मैं? डाउनस्ट्रीम का। निकालो डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम के केस में डिस्टेंस कितना है? 32 किलोमीटर्स एंड स्पीड इज x + y किलोमीटर्स, ठीक है। तो जब ऐसा होगा तो टाइम कितना हो जाएगा? t2 कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इज 32/x + y। अब दोनों का मैं जानता हूँ t1 और t2 को मिलाकर कितना मिल रहा है? 8 आवर्स, ठीक है। 8 आवर्स मिल रहे हैं। तो अब ऐड करो। व्हाट इज माई t1? t1 इज 16/x - y, t2 इज 32/x + y विच इज इक्वल्स टू 8। और फर्स्ट वाली इक्वेशन ये थी। अब इसे साइमल्टेनियस, अब आप इसे इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशंस की फॉर्म से भी याद कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। कॉपी करिए, फिर अगला करते हैं। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कह रहा है यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। एक टेस्ट हुआ जिसमें यश के कितने मार्क्स आए? 40 है। कह रहा है गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर। हर सही आंसर के लिए उसे 3 मार्क्स मिलेंगे एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। हर एक गलत आंसर के लिए उसे 1 मार्क्स लूज करना पड़ेगा, ठीक है। हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। अगर हर सही आंसर के लिए उसे 4 मार्क्स मिले होते और हर गलत आंसर के उसके 2 मार्क्स कटे होते तो उसका स्कोर 50 होता 40 की वजह। तो ये बताओ कि पूरे क्वेश्चन पेपर में कितने मार्क्स थे, ठीक है। तो पूरे क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन थे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। इसमें एक काम करना है, मतलब एक चीज जो क्वेश्चन पढ़ के समझ में आती है वो ये है कि क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन थे उसमें सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ठीक है। अब जिसमें से कुछ क्वेश्चन सही थे उसके कुछ क्वेश्चन गलत थे। तो क्या करता हूँ, कंसीडर करता हूँ लेट x क्वेश्चंस वर राइट। मान लेते हैं कि उसके x क्वेश्चन सही थे एंड y क्वेश्चंस वर रॉन्ग और y क्वेश्चंस रॉन्ग थे। तो अगर मैं पहला केस कंसीडर करूं तो उसे हर सही आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं? 3। तो मतलब अगर वो एक क्वेश्चन सही करेगा तो 3 मार्क्स मिलेंगे। तो उसने कितने क्वेश्चन सही करे? x। तो उसने 3 क्वेश्चन सही करे, एक क्वेश्चन सही किया तो 3 मार्क्स मिले। कितने क्वेश्चन सही किए उसने? यहाँ पर उसने करे x क्वेश्चन सही, तो उसे कितने मार्क्स मिलेंगे? 3x। अब हर गलत आंसर पे उसे 1 मार्क्स कट रहा है। अब उसने कितने गलत आंसर करे, कितने क्वेश्चंस गलत कर दिए? y क्वेश्चन गलत कर दिए, तो यानी कि 1 y क्वेश्चन उसके गलत हो गए। तो ये मेरा क्या होगा? टोटल सही नंबर का टोटल सही मार्क्स, और ये क्या होगा? जो मार्क्स डिडक्ट होंगे। अब जो डिडक्ट होंगे उन्हें क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। मतलब 3x मार्क्स उसे मिलने थे, लेकिन क्योंकि उसने y क्वेश्चन गलत कर दिए तो उसके y मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। तो 3x - y किसके बराबर हो जाएगा? 40 के। फिर अगला केस देखो, तो अगले केस में हर एक क्वेश्चन के अगर उसे सही क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिले होते तो एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स तो x क्वेश्चन के 4x मार्क्स, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन के उसके 2 मार्क्स कटे होते तो एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स तो y क्वेश्चन के 2y मार्क्स। अब क्योंकि कट रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा और टोटल स्कोर कितना हो जाएगा? 50, ठीक है। दोनों को सॉल्व करूंगा तो मुझे x और y मिल जाएगा। अब उसने टोटल क्या पूछे थे? टोटल क्वेश्चंस। अब टोटल क्वेश्चंस कैसे निकालूंगा भाई? जितने उसने सही करे प्लस जितने उसने गलत करे, क्योंकि गलत करे हो चाहे सही करे हो
है तो वो अपने आप पे क्वेश्चन, तो सही और गलत के क्वेश्चंस को अगर मैं ऐड कर दूं तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएगा। तो बेसिकली एक्स और वाई निकालना ही पड़ेगा और एक्स और वाई निकाल के ऐड करना पड़ेगा। सिंपल क्वेश्चन था, कॉपी करिए फिर अगला करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। कह रहा है द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज, ठीक है। क्लास के बच्चों को हमने रोज में खड़े होने को कहा। सपोज करो ये रोज है, ठीक है, ऐसे करके हमने रोज में खड़े करने के लिए कहा। कह रहा है इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो देयर वुड बी 1 रो लेस। अगर मैं हर रो में 3 बच्चे बढ़ा दूं तो मेरी 1 रो कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं हर रो में 3 बच्चे कम कर दूं, ठीक है, तो मेरी 2 रो बढ़ जाएंगी। तो ये बताओ कि क्लास के अंदर कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, ठीक है। अब इस केस में मुझे 2 चीज़ नहीं पता। अगर मुझे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं तो मुझे 2 चीज़ नहीं पता, एंड दैट इज फर्स्ट द नंबर ऑफ रोज। मुझे नहीं पता कि कितनी रोज थी मेरे पास, और मुझे ये नहीं पता कि एक रो में कितने बच्चे थे। जैसे सपोज करो कि मेरे पास 20 एप्पल्स हैं, मैंने उन्हें रो में रखना स्टार्ट किया। मैंने एक रो में 4 एप्पल्स रखने स्टार्ट करे। तो अगर मैं एक रो में 4 एप्पल्स रखने स्टार्ट कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास कितनी रोज बन जाएंगी? मेरे पास 5 रोज बन जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ? अब अगर मैं देखूं तो नंबर ऑफ रोज आर 5 एंड द नंबर ऑफ एप्पल्स इन अ रो, एक रो में कितने एप्पल्स हैं? 4, ठीक है। लेकिन अगर मैं हर रो में एक एक एप्पल बढ़ा दूं तो क्या होगा? नंबर ऑफ रोज घट जाएंगे और नंबर ऑफ एप्पल्स बढ़ जाएंगे। तो एक एप्पल बढ़ाने से एक रो कम हो गई। तो क्या हुआ? इस पूरे सिनेरियो में जो एक चीज नहीं चेंज हुई, वो क्या चेंज नहीं हुई? नंबर ऑफ एप्पल्स चेंज नहीं हुए। एप्पल्स तो 20 ही थे, वो 20 ही हैं, सिर्फ अरेंज करने का तरीका बदल गया, ठीक है। तो हमने ये काम किया। तो सबसे पहले मैं इसमें क्या कंसीडर करूंगा? मैं इसमें एक चीज को कंसीडर करने वाला हूं, क्या करूंगा? लेट देयर आर एक्स रोज। तो मैं क्या मान लेता हूं, इधर कितनी रोज है? एक्स रोज एंड वाई स्टूडेंट्स इन 1 रो, और एक रो में y स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालो। कैसे निकालूंगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 1 रो, ठीक है। अब आ जाते हैं केस 1 पे। केस 1 में क्या कहा, ठीक है, केस 1 में वो चेंजेस कर रहा है, ठीक है। एक तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में एक रो में कितने बच्चे हैं उसमें चेंज कर रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 1 रो। तो एक रो में कितने बच्चे थे? y बच्चे थे। कह रहा है कि अगर मैं कितने बच्चे बढ़ा दूं, 3 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा इन अ रो, तो y स्टूडेंट्स पहले ही एक रो में खड़े हुए थे, अब कितने बच्चे हो गए एक रो में? y + 3, ठीक है। तो ऐसा करने से नंबर ऑफ रोज में भी फर्क पड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रोज हो जाएंगी आपकी जितनी पहले थी ना, उससे एक कम हो जाएगी। तो जैसे ही मैं ऐसा करूंगा तो नंबर ऑफ रोज हो जाएंगी x - 1, क्योंकि पहले x रोज थी, अब x - 1 रोज हो जाएंगी। अच्छा, अगर मैं अरेंजमेंट में चेंज करूंगा तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जितने पहले थे उतने ही रहेंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज x - 1 इक्वल्स टू y + 3। और चाहे मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसको मानूं, चाहे मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसको मानूं, दोनों होंगे तो बराबर ही। x into y equals to x - 1 y + 3, ठीक है। तो x into y, फिर इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x - y - 3 x into y। x into y से x into y कट गया, तो 3x - y - 3 इक्वल्स टू 0। ये कौन सी इक्वेशन हो गई? फर्स्ट। अब अगर मैं आऊँ किस पे? केस 2 पे। तो इसमें मैंने क्या करा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 1 रो। तो एक रो में कितने स्टूडेंट्स हैं? अब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो मैंने 3 कम कर दिए एक रो में। तो पहले तो y थे, अब कितने हैं? y - 3। लेकिन जैसे ही मैंने ऐसा किया तो नंबर ऑफ रोज चेंज हो गई। और कितनी हो गई नंबर ऑफ रोज? नंबर ऑफ रोज इस बार 2 ज्यादा हो गई। तो पिछली बार x थी, इस बार x + 2 हो गई।
तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, x प्लस 2 इंटू वाई माइनस 3। हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसको मानो चाहे इसको मानो, है तो दोनों बराबर ही, तो x इंटू वाई एक्स प्लस 2 वाई माइनस 3 करो, x प्लस वाई एक्स इंटू एक्स वाई इज एक्स वाई माइनस 3x प्लस 2y माइनस 6। एक्स वाई से एक्स वाई कट के रिमेनिंग पार्ट ये मेरी इक्वेशन 2 बन गई। दोनों को सॉल्व करूंगा तो x और y मिल जाएगा, उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन क्लास। इसके बाद एक क्लास क्वेश्चन है, चैप्टर खत्म। थैंक यू। वो इसको कॉपी करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ अलग टाइप का लिया है मैंने, तो देखेंगे कैसे करना है। ठीक है, तो कह रहा है इन ट्राइंगल ABC एंगल A x है, एंगल B 3x है और एंगल C y है। ठीक है, तो हम एक ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया, C हो गया। अच्छा मुझे नहीं पता कौन सा एंगल कहाँ है, मैंने सिर्फ बना दिया। A x है, ये 3x है और ये y है। अब हम क्या जानते हैं और क्या कह रहा है कि इफ 3y माइनस 5x 30 के बराबर है तो ये प्रूफ करो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो सिंपल सी बात है, इसके एक एंगल की वैल्यू 90 इंच। ठीक है, अब ये तो मुझे पता लग गया करना क्या है। अब बात ये है कि अब क्योंकि ये ट्राइंगल है, अब चाहे राइट एंगल हो, स्केलिन हो, आइसोसेलेस हो, इक्विलेटरल हो, एक चीज़ फिक्स है कि इसके सारे एंगल्स का सम कितना होगा, 180। तो सबसे पहले मैं क्या कह सकता हूँ, x प्लस 3x प्लस वाई किसके बराबर हो गया, 180 के। यानी कि जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन बनी है वो ये है। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन क्या है मेरी, 3y माइनस 5x इक्वल्स टू 30। अब इसे मैं क्या कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। तो क्या करता हूँ, इसको करता हूँ 3 से मल्टीप्लाई, इसको करता हूँ 1 से मल्टीप्लाई, क्योंकि मैं y को सेम कर रहा हूँ। तो 3 इंटू 4 इज 12x प्लस 3y, 3 8 द 24, 2 कैरी, 3 1 द 3 और 2 540। ठीक है, ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब क्योंकि y वाली टर्म्स तो पहले ही पॉजिटिव है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, माइनस और यहाँ पर भी माइनस, ये हो गया कैंसिल। 12x प्लस 5x इज 17x और यहाँ पे कितना हो जाएगा 510। तो x कितना हो गया 510 अपॉन 17 और 17 कितना जा कट जाएगा 3 सा, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई 30। अच्छा x 30 तो y 3 इंटू 30 इज 90, दो एंगल से 30 एक 90, तो ये पक्का कितना होगा 60। हो गया क्वेश्चन खत्म। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। इसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसकी वर्कशीट ऑलरेडी आ चुकी होगी तो उसको सॉल्व करिए। कोई प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, मैं सॉल्व करवा दूंगा वो प्रॉब्लम उस वर्कशीट में से। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन कराए हैं बोर्ड पे वो दोबारा रिपीट करना, वर्कशीट के क्वेश्चन करना, आपका ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। थैंक यू।